गुड आफ्टरनून बच्चे, सब अच्छे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम साइंस में कमजोर जो बच्चे हैं उनको नंबर दिला सकते हैं, उस पर डिस्कस कर रहे थे। उसी में आज आगे फिर से करेंगे। तो मैंने अपनी क्लास का नाम दिया है साइंस का भूत भगाए, क्योंकि बच्चों को साइंस का भूत लगता है ना, मतलब साइंस बहुत टफ लगता है। तो आज और देखते हैं कुछ ट्रिक्स की कैसे हम साइंस में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं हूं आपकी मैडम संध्या, गुजरात स्कूल से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और होपफुली हाफ ईयरली पेपर की आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मेरे बताए ट्रिक्स आपको हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड और बोर्ड में काम आए। तो बेटा आज जो हमारी क्लास है इस पे हम 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के जो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चंस है उस पे फोकस। 6 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे ला सकते हैं 6 नंबर, उसमें इस पे आज हम काम करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? और इस क्वेश्चन पेपर में हम अपने नंबर कैसे लाने हैं वो चेक करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है जैसे कि एक कि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और बायोलॉजी पोर्शन से क्वेश्चन आया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और उसके साथ अथवा में क्वेश्चन लिया हुआ है कि रक्त किसे कहते हैं और रक्त कणिकाओं के नाम लिखिए। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न था, है ना? 6 नंबर का प्रश्न था और 6 नंबर के हिसाब से उसने 2 भाग में क्वेश्चन को पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने? डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र की स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने बोला है, जो कि 3 नंबर का है। और दूसरा जो क्वेश्चन उसने किया है उसने ब्लड पे किया है, रक्त कणिका और ब्लड क्या है, मतलब रुधिर क्या है और रुधिर कणिकाओं के नाम लिखिए। तो अगर मैं इस अध्याय को कवर करती हूँ, चूंकि ये हमारा 8वां यूनिट है और इस यूनिट में ये चूंकि साइंस जो बच्चे आगे जाके नीट लेने वाले, बायोलॉजी पढ़ाई करने वाले, उन सबके लिए बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल यूनिट है। तो इस यूनिट में हम नंबर कैसे गेन करें इस पर देखते हैं और ये बहुत ईजी है। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा है, कोई बड़ा भारी तीर नहीं है। बच्चे सोचते हैं हमसे डायग्राम नहीं बनता, हम बना नहीं पाते हैं, डायग्राम बनाने का आता नहीं है, बहुत सारे अपने अपने एक्सक्यूज रहते बच्चों के। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इजी है डायग्राम बनाना और बहुत सरल तरीके से आज मैं सिखाती हूँ आप लोग को डायग्राम बनाना, ठीक है? तो सबसे पहले हमको किसी का फेस नहीं बनाना है, कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट बनाएंगे क्या? हमारा एलिमेंट्री कैनाल। हमको पढ़ना ही एलिमेंट्री कैनाल है। अगर हमारा आहार नली पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो हम क्यों ना डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ही बना ले। तो हम बनाएंगे क्या? अपना एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये हमारा स्टमक वाला पार्ट हो गया, ठीक है? अब यहां पर आप डायरेक्ट नाम लिखते चलिए। ये आपका क्या है? माउथ है, मुंह है ना? अब माउथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि आपके माउथ में फूड का पाचन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप खाना ग्रहण करते हैं, आप खाना लेते हैं, आपका जो पहला पाचन की प्रक्रिया है वो यही माउथ से ही शुरू हो जाती है। तो इसमें हमको याद क्या रखना है? इसमें हमको याद रखना है कि इसमें स्लाइवा होता है। स्लाइवा मतलब लार। तो आपका जो लार है ना, ये पाचन में भाग लेता है। तो लार से जो मुंह है, मुंह में किसका पाचन होगा? तो मुंह में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपका जो स्टार्च है ना, कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च, तो आपका जो स्टार्च है उसका पाचन स्लाइवा, मुंह से ही हो जाता है। और कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो हमको यहां से हमारे आंसर राइटिंग भी चल रहा है, साथ ही साथ हमारा जो मल्टीपल चॉइस खाली स्थान भरो और मैच द कॉलम है उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आप जब पढ़ते हो तो सीधा सीधा आप माउथ आइए, माउथ में स्लाइवा, स्लाइवा मींस लार, लार में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है जिसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, ठीक है? अच्छा, स्लाइवा जो है, ये जो लार है, तो लार कैसे निकलेगा? तो लार ग्रंथि से निकलता है। लार ग्रंथि कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है? तो 3 जोड़ी में होता है ना, पेयर में होता है, ठीक? तो 3 पेयर लार ग्रंथि होती है आपकी, जिससे लार निकलता है, एमाइलेज एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। मेरा मल्टीपल चॉइस खाली स्थान भरो और फिलिंग द ब्लैंक तीनों चल रहा है साथ में, है ना? यहां पर मैं माउथ में पहुंच गई थी। माउथ के बाद क्या आएगा आपका? ग्रसिका, ग्रास नली, फिर आ गए हम लोग अमाशय,
आमाशय में आ गए, है ना। इसके बाद यहां से एक पत्ती जैसी ऐसी छोटी सी संरचना बनाएंगे, नाम देंगे पैंक्रियास अग्नाशय। इसके बाद आप इसको ऐसे घुमा लीजिए। एकदम लाइन डायग्राम, फाइन डायग्राम बनाना एग्जाम में ऐसा कहीं भी नहीं रहता है ना। आपको बेसिक आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ करना होता है और आपको नंबर मिल जाते हैं। इतना समय भी नहीं रहता एग्जाम में, तो हमको वैसे ही प्रैक्टिस करना है, लेकिन इतना नीट क्लीन बनाना है कि वो चीज दिखे हम जो बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपका पतली पतली ट्यूब बना लीजिए, ठीक है। आपस में ये एक दूसरे से मुड़ी हुई रहती है क्योंकि बहुत लंबी होती है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं हम लोग, छोटी आंत, ठीक। अब इसमें नाम लिखते चलते हैं। तो ये मेरा क्या है, बड़ी आंत, ये मेरा क्या है, छोटी आंत, ये क्या है मेरा, मलद्वार, एनस, ठीक है। और यहां पर आप अपना यकृत का बना सकते हैं डायग्राम, ठीक है। अब यहां से क्या निकलता है, तो बाइल जूस, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि किसमें कौन कौन सा एंजाइम निकल रहा है और क्या काम करता है। आपने खाना खाया था, अभी तक मैंने बता दिया कि एमाइलेज एंजाइम की मदद से आप कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का जो है क्या कर सकते हो, डाइजेशन चालू हो जाता है। खाना धीरे धीरे नीचे खसकते हुए कौन से मेथड से खाना नीचे आएगा, तो यहाँ पर जो इसकी मांसपेशियां होती है ना, इसमें म्यूकस श्लेष्मा होता है और उसकी वजह से इसमें कंपन होता है, क्रमानुकंचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो खाना आपका कुछ ऐसा, जब वहां कर की ये जो आहार नली की वॉल्स हैं, ये जब कुछ ऐसा पंपिंग जैसा वर्क करती हैं, तो खाना धीरे धीरे नीचे खसकता है और ग्रसिका से, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आ जाता है, ठीक है। अब जब वो अमाशय में खाना आता है, तो अमाशय में आपके HCl, ठीक है, HCl पाया जाता है, जो कि अगर आपके खाने के साथ कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस कुछ आ गया है तो उसको मार देता है और आपकी सुरक्षा कर देता है। तो यहाँ पर अमाशय से निकलने वाले एंजाइम के कार्य भी आपके कवर हो गए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, HCl के कार्य लिखो। फिर उसके बाद आता है आपका पेप्सिन और रेनिन। इसके अलावा इसमें पेप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है और यहाँ पर खाने का जो है आपका डाइजेशन होता है। अमाशय में आपका जो है प्रोटीन, वसा, इनका डाइजेशन होता है, ठीक है। और आगे जब हम जाते हैं पैंक्रियास, तो पैंक्रियास से फिर कुछ एंजाइम्स आपके निकलते हैं जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम पैंक्रियास से निकलते। कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, तो आपको याद रखना है। और ये खाली स्थान, मैच द कॉलम और आपके बहुविकल्प में भी आते हैं ना। तो पैंक्रियास से निकलने वाला एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाशय से निकलने वाला पेप्सिन, रेनिन और HCl अम्ल है, एंजाइम नहीं है, याद रखना इसको, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर जो बड़ी आंत और छोटी आंत है, तो छोटी आंत में खाने का संपूर्ण पाचन होता है। खाना डाइजेस्ट होते होते धीरे धीरे आ रहा है अंदर, है ना। तो जो छोटी आंत है, छोटी आंत में पूर्ण खाने का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत के थ्रू एनएस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्वेश्चन कई बार खाली स्थान में पूछता है। तो आप याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का पाचन जो बचा हुआ होगा, जो मान लो माउथ में नहीं हो पाया है, मान लो स्टमक में नहीं हो पाया है, तो वो कंप्लीट पाचन कहाँ पर होगा, छोटी आंत में हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें क्या क्वेश्चन आता है, देखो ये तो हो गया मेरा डायग्राम, और डायग्राम के साथ मैंने बेसिकली क्या क्या आपको याद रखना है वो बता दिया, है ना। तो इस चैप्टर से अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं बना सकती हूँ। इस चैप्टर से अगर मुझे डायग्राम में क्वेश्चन पूछे तो भी मैं बना सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे या 2 नंबर के आएंगे। चूंकि 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो HCl के कार्य पूछा, तो आप बता सकते हो खाने के डाइजेशन में मदद करता है। HCl जो है आपके स्टमक के एसिडिटी को मेंटेन रखने काम करता है। HCl की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी
तो आपको एसिडिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन हो सकता है ना। तो इसके मात्रा को कंट्रोल करना भी जरूरी है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। जो सॉलिड कठोर पार्ट है आपके फूड के, ऑर्गेनिक मैटर वाले मतलब सॉलिड फॉर्म के हैं, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो आप ऐसी छोटी छोटी अपनी चीजें जो है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद बाइल जूस यकृत से निकल रहा है ना, ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि खाने के पाचन में मदद करता है। तो ये आपके जो इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो खाली स्थान भरो आए, चाहे मल्टीपल चॉइस में आए, चाहे वो आपके मैच द कॉलम में आए, वो साथ ही साथ कवर हो जाएगा। एंजाइम्स के नाम जरूर याद रखना, कौन सा एंजाइम कहां से निकलता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछता है, कई बार 3 नंबर में पूछ देता है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसके साथ और क्या पूछ सकते हैं। तो इसके साथ जो पूछ सकते हैं, इसके साथ जो पूछ सकता है वो है कि अंतर पूछता है कई बार, धमनी और सिरा में अंतर बता दो, है ना, या फिर आर्टरी और आपके वेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बता दो। तो हम लोग चलो धमनी और सिरा में अंतर बहुत इजी ट्रिक से सीखते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का। देखो ये मेरा एक दोस्त है ना, इसका नाम रामलाल है। क्या है? रामलाल। और ये बहुत बदमाश है, मेरी बात ही नहीं मानता था। तो इसके पेट में हो गया दर्द, है ना। फिर इसको लेके चले हम डॉक्टर के पास। तो रामलाल को जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो ये डॉक्टर से कुछ भी उटपटांग क्वेश्चन करते हैं, बात ही नहीं मानता ना, बदमाश है। तो इसने डॉक्टर से क्या पूछा? इसने डॉक्टर से पूछा कि मेरे शरीर में खून कैसे आता जाता है, मुझे बताओ। अब चूंकि ये पढ़ा ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि कैसे आता जाता है, तो इसको डॉक्टर ने बहुत इजी वे में समझाया। डॉक्टर ने बोला कि ये आपका है दिल। क्या है? उन्होंने एक डायग्राम बनाया और इसको बताया कि ये आपका दिल है और इस दिल में क्या होता है, 2 पाइप हैं। कितने पाइप हैं? 2 पाइप हैं बोला। एक में उसने बोला कि आपके शरीर का, ये इसका शरीर है, इसके शरीर का जो पूरा ब्लड है वो कहां जाता है? दिल में जाता है। और दूसरे तरफ के से ये जो ब्लड है ये दूसरे पाइप से शरीर के सभी अंगों में जाता है। समझ में आया? मैंने क्या बोला? रामलाल ने डॉक्टर से क्वेश्चन किया, डॉक्टर ने बोला शरीर में 2 पाइप है ना। एक पाइप जो है उसको उन्होंने अभी नाम नहीं बताया है ना। उन्होंने क्या बोला? एक पाइप है जिससे शरीर के सभी जो रक्त हैं वो कहां जाते हैं? दिल में। और दूसरे पाइप में क्या होता है? दिल से सभी रक्त जो है शरीर के सभी अंगों में जाते हैं। तो फिर रामलाल को क्यूरियोसिटी हुई कि इनके कुछ तो नाम होंगे सर, ऐसे कैसे 2 पाइप से मेरा जो ब्लड है इधर से उधर चले जाएगा। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको बोलते हैं सिरा, ठीक है, वेन। वेन का काम क्या है? रुधिर को शरीर से हार्ट तक ले जाने का काम है। तो ये इसका शरीर था, यहां से ब्लड को उसने कहां लेके गया? ये हमारा ब्लड था और ब्लड को लेके कहां गए? शरीर के सभी अंगों से ब्लड को कहां लेके गए? हार्ट में लेके गए। और हार्ट से ब्लड को आर्टरी क्या करता है? शरीर के सभी अंगों में वापस लेके आता है। तो एक का काम क्या है? ले जाने का, और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का काम क्या है? लाने का। दूसरे का काम क्या है? लाने का। तो लाने का काम कौन कर रहा है? आर्टरी। और ले जाने का काम कौन कर रहा है? वेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे लोग? तो अब देखो, अब इसको फिर से क्यूरियोसिटी हुई कि सर ऐसे कैसे आर्टरी और वेन जो है लाने और ले जाने का काम करे, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो फिर डॉक्टर ने इसको क्या बताया कि नहीं, इसमें भी एक है, देखते हैं क्या है। तो पहला अंतर हमने क्या सीखा? सबसे पहले कि वेन का काम क्या है? शरीर के सभी अंगों से ब्लड को कहां लेके आना? हार्ट तक लेके आना। तो बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्लड कहां आएगा? हार्ट में आएगा। और आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का काम क्या है कि आपके हार्ट से वो क्या कर रहा है? ब्लड को बॉडी के सभी अंगों तक लेके जा रहा है, ठीक है। बॉडी के सभी अंगों तक
लेके जा रहा है। ठीक, किसको ला रहे हैं लिख लेना भाई याद करने के लिए। यहाँ पे ब्लड है और यहाँ पर भी ब्लड है, लेकिन एक बॉडी से हार्ट में ला रहा है, दूसरा हार्ट से बॉडी में लेके जा रहा है। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि जो वेन होता है इसमें जो पल्मोनरी वेन होती है, कौन होती है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है इसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है ना। नॉर्मल अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें ब्लड लाने का काम हो रहा है, अभी मैं क्लियर करती जाऊंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो इसको याद रखना, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अब सबसे पहले हम प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब समझते हैं। तो रामलाल ने फिर डॉक्टर से क्वेश्चन किया कि सर ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हुआ? तो डॉक्टर ने उनको क्या बताया? डॉक्टर ने उनको बताया कि जिस रक्त में ऑक्सीजन हो, जिस रक्त में क्या हो? ऑक्सीजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक। और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है, मतलब ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ऐसा ब्लड ऑक्सीजन को कैसे कैरी करेगा, तो अभी जब मैं रक्त बताऊंगी तब बताऊंगी। अभी आप याद रखना कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और इसमें ऑक्सीजन को बांधने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना अभी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने सीखा कि जो वेन है ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वेन जो है पूरे ब्लड को कहां तक ले जाता है? हार्ट तक लेके जाता है। तो अब हार्ट तक कौन से ब्लड को लेके जाता है ये पढ़ रहे हैं। तो ये कौन से ब्लड को लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम वेन करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पहुंचाने का, बॉडी मतलब बॉडी के सभी अंगों की बात कर रही हूं, यहाँ पे ऑर्गन की बात कर रहे हैं ना हम, पूरे ऑर्गन सेल्स तक पहुंचाने का काम तो ये कौन करता है? आर्टरी करता है। लेकिन दूसरा अंतर इसमें, एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी वेन है ये प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है, और जो आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ये एक डिफरेंस है, ये नाम को ही याद रखना, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस महाधमनी, फुफ्फुस महाशिरा, ठीक है। इसको फुफ्फुस महाशिरा बोलते हैं, इसको फुफ्फुस महाधमनी बोलते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट अंतर क्या है? तो नेक्स्ट अंतर है हमारा, नेक्स्ट अंतर हमारा क्या है इसमें कि जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मतलब रक्त दबाव, है ना। तो जो ब्लड प्रेशर है वो वेन में कम होता है, वेन में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। लेकिन यही चीज आर्टरी में ज्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर जो दबाव है वो आर्टरी में क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें प्रेशर कम होगा। ये जो मैंने साइन बनाया है ये कम और ज्यादा के लिए बनाया है, इसका मतलब ज्यादा है, इसका मतलब कम है। ये बड़ी क्लास में जाओगे और लिखना ज्यादा रहता है और शॉर्ट में हमको नोट तैयार करने रहते अपने लिए, तब हम ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेन में जो है वॉल प्रेजेंट होते हैं, वॉल मतलब कपाट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आर्टरी में ये चीज एब्सेंट होता है, ठीक। फिर उसके बाद अगर वेन का कलर देखें तो ये ब्लू कलर या फिर रेड कलर का होता है, डार्क रेड,
डार्क रेड कलर का होता है। लेकिन यही चीज अगर हम आर्टरी में देखें तो आर्टरी में ये पिंक या ब्राइट राइट कलर होता है, मतलब चटक लाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर ने उसको पूरा उसका ब्लड सर्कुलेशन बता दिया कि रामलाल तेरे शरीर में ब्लड जो है आर्टरी और वेन के थ्रू कैसे जाता है और कैसे आता है। और इस स्टोरी से हमने अपने 7 पॉइंट के जो अंतर थे वो सीख लिया कि कैसे हम लिख सकते हैं। एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, जल्दी से समराइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि ब्लड जो है वो वेन क्या करता है, जो ब्लड है उसको शरीर के सभी अंगों से कहां लाता है, हार्ट तक लेके आता है। आर्टरी क्या करता है, हार्ट से सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड को, है ना। वेन का काम क्या है, तो ये जो पल्मोनरी वेन है उसमें शुद्ध रक्त होता है, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी वेन में ब्लड जो प्रेशर है मतलब रक्त दाब है वो कम होता है, लेकिन आर्टरी में ज्यादा होता है। इसमें वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कपाट प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में कपाट एब्सेंट होते हैं। वेन का कलर ब्लू या रेड कलर का होता है और आर्टरी का कलर पिंक ब्राइट रेड कलर का होता है। तो ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पकड़ के चलते हो तो इसके साथ में आपके जो 3 नंबर है वो इजीली आप ला सकते हो। कई बार इसको 4 और 5 नंबर में भी अंतर के रूप में पूछा है। बेसिकली ये क्वेश्चन 3, 4 और 5 तीनों में आता है। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे पेपर सेट हुआ है, बट आता है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसी में एक और टॉपिक आता है क्वेश्चन क्या आता है कि रक्त क्या है और रक्त कणिकाओं के नाम लिखिए। पिछले साल पूछा गया प्रश्न है। तो रक्त क्या है, तो सबसे पहले तो रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। तो हमको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि रक्त एक, और सिर्फ ये एक लाइन लिख देते हो ना तो रक्त की अपने आप में ये पूर्ण परिभाषा है ना। ये भी बता दूं कि आपको रक्त के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपने इतना ही लिख दिया कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। ये अपने आप में एक पूर्ण परिभाषा है। ठीक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो रक्त जो है बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है, सर्कुलेशन में काम करता है, परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र करके हम इसको पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जो है आपके शरीर में हार्मोन्स है, अवशोषित पचित जो भोज्य पदार्थ है जिसको हमने अवशोषित कर लिया है, और ऑक्सीजन है जो आपके शरीर में आप ब्रीदिंग के समय ले रहे हो, इन सभी का परिवहन करने में मदद करता है। रक्त बहुत सारी चीजों का परिवहन करता है। तो हम इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि ये एक संयोजी पदार्थ है। दूसरा ये किसमें काम आता है, परिवहन में। ठीक है ना, किसके परिवहन में, तो भोज्य पदार्थ, हार्मोन, ड्रग, सभी चीज का नाम लिख सकते हो जो आपको याद आ जाए। बेसिकली मैं कुछ बता देती हूँ, जैसे भोज्य पदार्थ हो गया, हार्मोन्स हो गए, और इसके अलावा आपका ड्रग जो हम दवाइयां लेते हैं, है ना, तो इन सब का परिवहन करने में मदद करता है। अब इसके बाद इस रक्त की जो है 3 कणिकाएं होती हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है, तो आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रक्त कणिकाएं हैं, है ना, ये रक्त कणिकाएं तो इसमें आपका जो आरबीसी है ये बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। ऑक्सीजन को यहां से वहां लेके जाना है तो उसमें मदद करता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो जो हीम है, एचबी है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। बड़ी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी शॉर्टकट में बता देती हूँ कि एक हीम जो है 4 ऑक्सीजन को ऐसे बाइंड करके लेके जाता है, और जिन कोशिकाओं के पास या जिन ऊतकों के पास या जिन अंग के पास ऑक्सीजन की कमी है वहां पर ये ले जाके उसको ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो आरबीसी का बेसिकली ये काम है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि रक्त क्या है, रक्त कणिकाओं के नाम लिखिए, या फिर पूछते रक्त क्या है, रक्त के कार्य लिखिए, तो आप यही सब लिखेंगे जो बता रही हूँ। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जिसको आप ऐसे इजीली चुटकियों में याद कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका डब्ल्यूबीसी।
WBC बेसिकली इम्यून सिस्टम पे काम करता है। इम्यून सिस्टम पे मतलब प्रतिरक्षा तंत्र पर काम करता है। क्यों प्रतिरक्षा तंत्र पे काम करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं जो हमको हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल है ना, लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, टी किलर सेल है, बीटा सेल है, हेल्पर सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए काम करते हैं। तो WBC। और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। तो इस तरीके से आप जो है ये 3 कणिकाओं के नाम लिखोगे। RBC को लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, WBC को श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोला जाता है। और आप इसमें जो कि आपका 6 नंबर का मैं बता रही हूं कि 3+3 के उसमें आता है क्वेश्चन, तो 3+3 में ऐसे नंबर लेना है। अब देखो रक्त वाला जो क्वेश्चन था, रक्त की परिभाषा में 1 नंबर था और उसकी कणिकाएं लिखते हैं आप, नाम और कणिकाओं के नाम लिखते हो तो उसमें 2 नंबर है, तो ये 3 नंबर मिल गया आपको। डायग्राम हमने बनाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो डायरेक्टली 3 नंबर का आया था। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम, कम से कम 5 नाम याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, मैंने बेसिक ही नाम बताए थे, मैंने उसके और पार्ट नहीं बताया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिक होता है, या मैंने आपको ये नहीं बताया कि फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक होता है, ऐसा करके नहीं बताया मैंने, और डिटेल नाम नहीं बताया, केवल बेसिक जो हम याद कर सकते 10वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से वही नाम बता रही हूं मैं, और उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा आता है, इसी में क्वेश्चन है 7th यूनिट का, कि मेंडल के नियम, मेंडल के प्रभाव, मेंडल के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे, इस पर एक क्वेश्चन आता है हमेशा। तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, चूंकि वो 4 और 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 4 नंबर में और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंडल वाले चैप्टर से हमारे। जो आपका पहला अध्याय है जीवों का विकास, और जो आपका 15वां अध्याय है अनुवांशिकी के जनकों से संतानों तक वाला। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम अब इसको देखते हैं कि इसमें 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें एक कॉमन चीज याद रखना कि अनुवांशिकी के पितामह, ये सही संबंध जोड़ो खाली स्थान में, इसमें सब में आता है क्वेश्चन। तो अनुवांशिकी के पितामह किसको बोलते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, जेनेटिक के पितामह बोलते हैं। जेनेटिक को इन्होंने ही बताया है, लेकिन इनको प्रसिद्धि इनके मरने के बाद मिली है, जब तक ये जिंदा थे बेचारे को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी। और आज इसकी दी हुई थ्योरी को पढ़ रहे हैं, देखो इतने साल हो गए। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, उस पौधे को चुनने के 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन को समझिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, ये 4 नंबर में आया है, तो 4 पॉइंट में क्वेश्चन को पूछा है, 1 नंबर इस पे है। दूसरा, उन्होंने किस पौधे को चुना था, उस पे 1 नंबर है। और तीसरा, चुनने के 2 कारण लिखने, 2 कारण लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो चुनने के कारण क्या थे, तो पहले तो इसने मटर के पौधे में काम किया था। किस पे किया था, मटर के पौधे में किया था, ठीक है। तो 1 नंबर साइंटिस्ट का नाम लिखने में मिल गया, 1 नंबर मेरे को मटर लिखने में मिल गया। अब 2 नंबर और लेना है। तो मटर के पौधे को क्यों चुना था, क्योंकि मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा था, तो उसकी जल्दी जल्दी बहुत सारी पीढ़ियों को हम क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे, है ना। दूसरा, उसमें स्वपरागण कर सकते थे। तो सबसे पहले तो क्या था, 1 वर्षीय था। दूसरा, इसमें स्वपरागण हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये 2 कारण सफिशिएंट है आपको याद करने के लिए, ठीक है। स्वपरागण कर सकते थे। अब इसमें कोई बड़ा भारी लिखना पड़ा क्या, नहीं, लेकिन मुझे 4 नंबर मिले हैं। तो आपको बड़े बड़े उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों को इस तरीके से उत्तर कॉपी में पिरोइए कि वो जल्द से जल्द बन जाए, ठीक है। तो ये एक आप बना सकते हो। अब इसी में एक क्वेश्चन आया है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, या प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है जिसको मैं बता रही हूँ। मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए।
अब देखिए मेंडल के एक ही नियम से मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ, एकदम इजी है समझने में।